एक्टिव इंडिया के खास प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात कराई जा रही है शिक्षाविद, लेखक व आलोचक डॉक्टर सैयद महमूद काजमी से। प्रयागराज के रहने वाले श्री काजमी हैदराबाद स्थित मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इसके अलावा वह शायरी भी करते हैं। जाने माने स्तंभकार, लेखक व इंजीनियर रियाज खान के विशेष सहयोग से एक्टिव इंडिया के लिए अनंत अन्वेषी की 25 नवंबर 2020 को प्रयागराज में काजमी साहब से हुई इस दिलचस्प व ज्ञानवर्धक विशेष मुलाकात के यहाँ पेश हैं प्रमुख अंश। अब आप देखेंगे बहुमुखी प्रतिभाशाली डॉक्टर काजमी की एल्बम से विभिन्न अवसरों के चुनिंदा चित्रों की एक झलक। इनमें कई दुर्लभ चित्र हैं, जिनमें डॉक्टर काजमी, मशहूर शायर कैफी आजमी, जाने माने लेखक व स्तंभकार कुलदीप नैयर व प्रसिद्ध आलोचक शम्सुर रहमान फारूकी के साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ में देखेंगे कला मानिकपुर स्थित पुस्तैनी घर का पुराना फाटक, हैदराबाद स्थित आवास इत्यादि। दोस्तों नमस्कार, मैं एक्टिव इंडिया से अनंत अन्वेषी। एक्टिव इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम में हम विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक इतनी बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो आपको भी उनसे बातचीत करके, सुन करके, जान करके बहुत ही कुछ जानने, समझने, सीखने का अवसर मिलेगा। और वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, संयोग से हमारे पास एक सज्जन है श्री रियाज खान जी, जो उनको बहुत नजदीक से जानते हैं। बहुत बड़े स्तंभकार लेखक, इंजीनियर हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनके कॉलम छपते रहते हैं और आप उनको पढ़ते रहते होंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा श्री रियाज खान जी से कि आप उन शख्सियत का परिचय कराएं। शुक्रिया आनंद जी। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई आपने एक नदी को एक घड़े में बंद करने का काम मुझे दिया है और कोशिश करता हूँ, मुश्किल है। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि आज जिस मेहमान को आपने बातचीत के लिए आमंत्रित किया है वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत और ख़ास मेहमान है। वैसे तो ये शख्सियत पेशे से एक उस्ताद है और शिक्षक है और हैदराबाद स्थित एक यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पर आप ये कह सकते हैं कि भाई हो सकता है आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है या आप स्वयं इस प्रोफेशन से हो सकते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये भी कहूँगा कि वो जो शख्सियत है वो एक भाषाविद है, ज़बानदां है और उर्दू विषय तथा अनुवाद की कला के विशेषज्ञ हैं और आलोचक हैं, शायर हैं, साहित्यकार हैं और लेखक हैं। और इन सब के साथ साथ इतिहास के अच्छे जानकार तथा फिल्मों के, खासतौर से पुरानी फिल्मों, फिल्मी संगीत के टिप्पणीकार और शिल्पकार भी है। तो अब शायद आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा और पैदा हो उनको जानने की। लेकिन अभी भी आप ये सोच सकते हैं कि भाई एक पढ़ने लिखने वाला आदमी होगा तो उसमें ये सारे गुण होना स्वाभाविक है। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि वो शख्स जिसमें ये सारी खूबियां हैं, उसकी जिंदगी का बचपन से लेके आज तक हर लम्हा एक चुनौती उसके लिए रहा है और आज भी एक चुनौती है। लेकिन उन सब के बावजूद दूसरों के लिए वो एक असीम प्रेरणा स्रोत और इंस्पिरेशन है। तो मुझे यकीन है कि आप ऐसी शख्सियत से जरूर मिलना चाहेंगे और शायद ऐसे ही लोगों को देखकर ये कहा जाता गया होगा कि इंसान अगर वाकई अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी काम ऐसा नहीं है, चाहे कैसी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। धन्यवाद रियाज जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे मेहमान का परिचय कराया है। दोस्तों, रियाज जी ने जिस शख्सियत का आपको परिचय कराया है वो खास मेहमान हमारे पास आ गए हैं। मैं सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। धन्यवाद काजमी साहब, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। शुक्रिया।
सर, सबसे पहले तो हमारा एक छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि आपकी पढ़ाई सारी उर्दू में हुई है, एमए आपने उर्दू से किया है, उसके बाद हैदराबाद स्थित उर्दू यूनिवर्सिटी में ही आप प्रोफेसर हैं, तो आपकी जुबान पर उर्दू ही उर्दू ज्यादा होगी, ऐसा हम मान लगाते हैं। तो चूंकि हम हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, हिंदी का हमारा चैनल है, तो हम चाहेंगे कि उसमें उर्दू इस्तेमाल तो करें आप, लेकिन उर्दू के सरल शब्दों का कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी बात आसान और सरल जबान में कह सकूं और इसका ख्याल रखूंगा मैं। धन्यवाद सर। सबसे पहला जानकारी हम ये चाहेंगे कि आप अपने बचपन से लेकर के अब तक के सफर पर कुछ रोशनी डालें। बेहद शुक्रिया, आपने जो सवाल किया मेरे पारिवारिक जो हमारा बैकग्राउंड है, तो इस सिलसिले में मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि एक बहुत तारीखी, एक बहुत ऐतिहासिक कस्बा है कड़ा। वहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़माने से इलाहाबाद में हम लोग सेटल हैं। और मेरे फादर, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया था, और उसके उनके बड़े भाई जो थे वो एक IAS ऑफिसर थे। और हमारा ये जो पूरा खानदान था, ये बहुत एजुकेटेड और तालीम याफ्ता घराना था, जिसके कारण मुझे भी बचपन से ही एजुकेशन और तालीम और इसकी तरफ मेरा खास रुझान था। और जब मैंने अपने करियर का प्रारंभ किया, तो सबसे पहले मैं यहाँ के एक स्कूल में पढ़ता रहा। उसके बाद फिर चूंकि मैं फिजिकली चैलेंज था, यानी डिफरेंटली एबिल था, तो इसलिए बहुत प्रॉपर एजुकेशन जो है वो मेरी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं हो सकी। बीच बीच में उसमें ब्रेक भी होता रहा, क्योंकि बीच बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई बीमारी हो जाती थी इस डिसेबिलिटी की वजह से। तो बाद में फिर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया, और फिर वहां से मैंने उर्दू साहित्य में MA किया, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट पोजीशन मैंने ऑब्टेन की। और उसके बाद फिर उसी विभाग से, उर्दू विभाग से ही मैंने PhD की डिग्री ली। और उर्दू के एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार राजेंद्र सिंह बेदी के फिक्शन पर, उनकी कहानियों पर मैंने अपना PhD का थीसिस लिखा, और मुझे उस पर डॉक्टरेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रदान की। फिर कुछ दिनों में यहाँ कार्यरत रहा। उसके बाद 2004 में मैं हैदराबाद चला गया, और हैदराबाद में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, और वहाँ पे मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर वहाँ पे काम करने लगा। और उस डिपार्टमेंट में अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ PG लेवल का कोर्स MA इन ट्रांसलेशन स्टडीज पढ़ाया जाता है। इसके साथ उसमें रिसर्च यानी MPhil और PhD भी होता है, और उसी विभाग में मैं जब से कार्यरत हूँ, और अभी भी मैं वहीं पर कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद काजू साहब। आपने हैदराबाद स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कि आप उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो हम चाहेंगे कि जरा इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ रोशनी डालिए कि यूनिवर्सिटी में, चूंकि उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, क्या ये और ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी की तरह ही है या इसमें कुछ विशेष बात है? 1998 में भारतीय संसद ने एक एक्ट पास किया, और जिसके जरिए 2 विश्वविद्यालय कायम किए गए, एक महात्मा गांधी नेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी और दूसरी मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। इन दोनों यूनिवर्सिटियों को एस्टेब्लिश करने का जो मकसद था, वो ये था कि हमारे यहाँ एक डिबेट ये हो रहा था, और नेशनल स्तर पे हो रहा था, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा था, कि अगर हम अपने बच्चों को उनकी मदर टंग में या मातृभाषा में अगर हम उन्हें एजुकेशन फराहम करें, उन्हें तालीम दें, तो इसका असर ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी मदर टंग में या अपनी मातृभाषा में विद्यार्जन करता है या तालीम हासिल करता है, तो बहुत से कॉन्सेप्ट उसके बड़े क्लियर होते हैं। और किसी दूसरी जबान में अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो ठीक है, वो आप पढ़ लेते हैं और वो चीजें आपको आ जाती हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं कि रिसर्च प्रोफिशिएंसी, वो उसी वक्त डेवलप करती है जब आप अपनी मदर टंग में या अपनी मातृभाषा में किसी खास सब्जेक्ट पर उसकी स्टडी करते हैं या उसको पढ़ते हैं।
तो इसलिए ये तय किया गया कि उर्दू और हिंदी दो भारत की जो दो बड़ी जबानें हैं, इसलिए दो विश्वविद्यालय कायम किए जाएं और जिसमें हिंदी विश्वविद्यालय में तमाम जितने भी कोर्सेज हैं अवेलेबल, जो भी डिपार्टमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में आमतौर पे होते हैं, वो सब उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी हो। और इसी तरह से उर्दू यूनिवर्सिटी जो मौलाना आजाद के नाम पर कायम की गई, वहाँ ये सारी तालीम उर्दू में हो। तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और आमतौर पर हमारा ये कॉन्सेप्ट हम लोग ये समझते हैं कि और उसमें बड़ी हद तक कहीं सच्चाई भी है कि इस वक्त ये जो नॉलेज है, जो लेटेस्ट नॉलेज है, जो नया विज्ञान है, जो इंफॉर्मेशन है, ये ज्यादातर अंग्रेजी में है और बहुत सी भारतीय भाषाओं में या तो अनुवाद के जरिए इनको ट्रांसफर किया जा सकता है या ये कि ओरिजिनल बुक्स या किताबें लिखी जाएं। तो इसी बात को सामने रखते हुए उर्दू यूनिवर्सिटी भी कायम की गई और जहाँ ये तय किया गया कि उर्दू में हम साइंस की या टेक्नोलॉजी की या दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, सोशल साइंसेज हैं, उनकी किताबें उर्दू में अनुवाद उनका हो और उसके बाद बच्चों को उर्दू मीडियम से वो सारी चीजें पढ़ाई जाएं और बाकायदा उसमें यूजी, पीजी, फिर उसके बाद रिसर्च। और ये काम 1998 से हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में हो रहा है। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ के बच्चे रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन में नहीं आ पाते हैं, खासतौर पर जो लड़कियां हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास या उस तरह के बच्चे। तो इसके लिए डिस्टेंस मोड फॉर लर्निंग जो है वो भी हमारे यहाँ एडॉप्ट किया गया और एक बहुत अच्छा सा डायरेक्टरेट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन भी कायम किया गया, जिसमें हम तमाम उसका जो कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है, यानी वो किताबें होती हैं, वो सब उर्दू में होती हैं और उनके साथ साथ हम अपने इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर से ऑडियो और वीडियो कैसेट्स और सीडीज और लेक्चर सीरीज वगैरह सब तैयार करते हैं और वो उन्हें भेजा जाता है और वो घर बैठकर पढ़ते हैं और फिर हमारे रीजनल सेंटर्स पे या स्टडी सेंटर्स पे आके एग्जाम देते हैं और इस तरह से वो भी क्वालिफाइड होते हैं और उन्हें भी डिग्री मिलती है। तो ये बहुत अच्छा तजुर्बा रहा है जिससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा है। और मैं चूंकि तकरीबन 16 साल से वहाँ हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं वो ज्यादा ब्राइट मुझे लगे। एक बार अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो वो ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा मुझे लगता है कि उनके पास नॉलेज होती है। लेकिन साथ ही हम चूंकि इंग्लिश और यानी अंग्रेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट जबान है और आज की दुनिया में बगैर उसके बहुत बड़ा मुश्किल भी है सर्वाइवल, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी अंग्रेजी भी पढ़ाएं, यानी उनका इंग्लिश का लेवल भी इतना हो कि वो अंग्रेजी में जो किताबें हैं वो पढ़ सकें और इससे अपनी नॉलेज को एक्सपेंड कर सकें। धन्यवाद काजी साहब। अब हम ये चाहेंगे कि आपको 16 साल इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हो गए, तो इन 16 सालों में आपने क्या कार्य मुख्य रूप से किए हैं? मतलब टीचिंग किया है, ट्रांसलेशन वर्क किया है या और क्या किया है? बुनियादी तौर पर तो मैं बाय प्रोफेशन टीचर ही हूँ, तो वहाँ पर जो कि जिस डिपार्टमेंट में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था वहाँ पर हम एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज का पीजी लेवल का कोर्स चलाते हैं और यूजी में भी एक सब्जेक्ट होता है जो हमारे ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो भी एक ट्रांसलेशन का एक सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये जो हमारा पीजी कोर्स है ट्रांसलेशन का, ये दो हिस्सों में है। एक तो हम उसमें ये बताते हैं कि जो ट्रांसलेशन स्टडीज है वो क्या है, यानी ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाना चाहिए, अगर हम मीडिया का ट्रांसलेशन है तो उसका क्या होगा, उसके क्या तरीके कार होगा, या अगर हमारा जो लिटरेरी ट्रांसलेशन है तो उसके लिए क्या तरीके अख्तियार किए जाते हैं। इसी तरह से जो सोशल साइंस या साइंस की जो बुक्स हैं उनके ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में, यहाँ तो हम अंग्रेजी से उसको उर्दू में करते हैं, तो इनका ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाए और इसके बारे में जो किताबें हैं, यूरोप में तो ये बहुत बड़ी एक स्टडी बन चुकी है, वहाँ तो बहुत सी किताबें लिखी जा रही, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं इसके, मोना बेकर्स और इस तरह के लोग, तो वो सारी थियरीज हम लोग पढ़ाते हैं। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसमें हम लोग 2 सेमेस्टर्स में उनसे प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन भी करवाते हैं, कभी उन्हें कोई किताब देते हैं, कभी कुछ पेपर देते हैं और इस तरह से ग्रेजुअली हम उनकी उस सलाहियत को बढ़ाते हैं कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर बने। और फिर हम यूनिवर्सिटी में जो हमारा जो सिलेबस होता है, उसका जो टेक्स्ट होता है, उसकी जो किताबें होती है, उसमें भी हम उनको इन्वॉल्व करते हैं और इस तरह से वो काम हमारे यहाँ चलता है। तो ये काम जाहिर है कि इसमें मेरे सुपरविजन में भी काम होता रहा है और मैं रिसर्च भी, चूंकि मैं रिसर्च गाइड भी था बच्चों का, रहा हूँ, अभी भी हूँ, तो रिसर्च में भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो रिसर्च प्रॉब्लम यानी जो रिसर्च का टॉपिक हो वो इस तरह का हो कि जिसमें बच्चों से
थियोरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल काम भी करवाया जाए, या कम से कम वो प्रैक्टिकल तौर पर उन ट्रांसलेशंस को वैलिडेट करें और ये बताएं कि कौन सा ट्रांसलेशन अच्छा हुआ है किसी भी फेमस किताब का, किसी भी बहुत मशहूर किताब का। मतलब हिस्ट्री की कुछ किताबें जो ट्रांसलेट हुई तो वो कैसी हैं, या साइंस की जो कैसी हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी हम लोग काम करते हैं कि वो किताबें भी हम उर्दू में तैयार करें और बच्चे उनको पढ़ें, तो वो काम भी हमारे ही उसमें होता है। और मैं उससे 16 साल मुझे भी हो गए कि मैं भी उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ और साथ साथ रिसर्च पीजी में भी इन्वॉल्व हूँ। धन्यवाद काजिम साहब। अब हम ये चाहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स के जो जॉब हैं उन जॉब की क्या स्थिति है। क्या जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब में या बड़ी बड़ी संस्थाओं में जॉब पाते हैं, तो आपकी इस यूनिवर्सिटी के निकले हुए बच्चों की क्या स्थिति है सर? क्या देखिए, अभी इस यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा साल तो नहीं हुए, अभी कुल 22 साल हुए हैं। लेकिन 22 सालों में जो शुरू में तो 4-5 साल 6 साल जाहिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लग गए, और उसके बाद फिर जब वो प्रोसेस शुरू हुआ, तो मैं जो देख रहा हूँ जितने दिनों से मैं वहाँ हूँ, कि यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर उनका प्लेसमेंट हो रहा है। खास तौर पे जो हमारे यहाँ ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, गूगल है, फेसबुक वगैरह है, इसमें बच्चे जाते हैं। फिर मीडिया में बहुत जा रहे हैं, जो हमारे चैनल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स हैं, इन चैनल्स में वो बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं, कभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने प्रोग्राम्स भी बनाकर उसमें पेश कर रहे हैं, और उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और उन्हें इसलिए चूंकि वो उर्दू मीडियम के पढ़े होते हैं, तो इसलिए उनका जो तलफ़्फ़ुज़ या उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही क्लियर होता है, तो उन्हें मुख्तलिफ चैनल्स में अपनी इस खसूसियत की वजह से भी काफ़ी जगह मिलती है। और इन कंपनीज में भी लड़के काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिविल सर्विस में भी हमारे यहाँ के कुछ बच्चे आए, और उसमें उनका सब्जेक्ट उर्दू था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मदद मिली, और उसमें भी उन्होंने क्वालिफाई किया और अच्छी जगहों पे दूसरे डिपार्टमेंट्स में दूसरे और भी जगहों पर काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में मुझे लग रहा है कि काफ़ी तादाद में बच्चे जा रहे हैं, और उसकी एक वजह ये है कि उनकी जो उर्दू स्किल है, उर्दू बोलने की जो सलाहियत है और क्लियर प्रोनाउंसिएशन है, वो शायद बहुत कम करता है। इसके साथ एक ये भी चीज़ देखने में आई कि जो हमारे यहाँ चूँकि ये मीडियम इसका उर्दू था, तो जो मदरसे हैं हमारे यहाँ बड़ी तादाद में, उसके जो बच्चे हैं, उन मदरसों के बच्चे जो शायद उनकी एजुकेशन मदरसों के बाद ब्रेक हो जाती, वो हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं। और जब वो यहाँ का प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेते हैं, इसमें एडमिशन लेते हैं, और यहाँ पे बाकायदा मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स में वो लोग शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से फिर वो यूजी और पीजी और फिर पोस्ट जो पीजी रिसर्च होती है उसमें आते हैं, तो वो भी कई टीचिंग प्रोफेशनल भी इसमें हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा पहलू है। और खास तौर पे जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, जो सोशल रिस्ट्रिक्शन की वजह से शायद दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती थी, तो वो भी हमारे यहाँ काफ़ी उनको डिस्टेंस से बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, और दिन ब दिन काफ़ी हम लोग उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और अभी भी हमारी यूनिवर्सिटी में इसके बड़े इम्कानात हैं कि कई फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स बहुत आगे जाएंगे, और जा भी रहे हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद काजू साहब, बहुत ही यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी जानकारी मिली। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कई किताबें भी लिखी हैं, तो जरा उन किताबों के बारे में कुछ प्रकाश डालने की, किस पर लिखी हैं, क्या लिखा है? मैं अर्ज कर चुका हूँ जैसा कि पहली जो मेरी किताब है वो मेरा जो पीएचडी का थीसिस था, राजेंद्र सिंह बेदी, अ सोशियो एंड कल्चरल स्टडी, वो किताब मेरी पहली किताब है, और बेदी पर मैंने काम किया था। तो वो किताब बहुत पॉपुलर हुई उर्दू में, खासतौर पे उर्दू में बेदी, वो कि उर्दू के ही बड़े फिक्शन राइटर हैं बेदी, बड़े कहानीकार हैं। लेकिन उर्दू में जो किताबें हैं वो प्रेमचंद पर बहुत किताबें हैं, किशन चंदा पर बहुत किताबें हैं, सादत हसन मंटो पर किताबें हैं, किस्मत चुगताई पर किताबें, दूसरे फिक्शन राइटर्स पर बहुत किताबें हैं। बेदी पर बहुत किताबें हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए कुछ 5 या 6 किताबें हैं जिसमें मेरी किताब भी बहुत अहमियत रखती है, और काफ़ी उसे स्टूडेंट्स ने बहुत पसंद किया, और जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उनके भी बड़े अच्छे कमेंट्स आए, और उसके 2 एडिशन आ चुके हैं अभी तक, बाहर भी वो शाया हुई, इंडिया से बाहर भी पब्लिश हुई है। तो वो मेरी पहली किताब है। इसके बाद दूसरी किताब जो है, चूँकि मैं अनुवाद के शोबे में हूँ, अनुवाद विभाग में हूँ, तो
इंग्लिश के एक बहुत फेमस क्रिटिक हुए हैं, एक बड़े आलोचक हुए हैं, रैल्फ फॉक्स। बेसिकली वो मार्क्सिस्ट है, तो उनकी किताब है जो इंग्लिश फिक्शन पे बहुत अहम किताब है, जिसका नाम है द नॉवेल एंड द पीपल। तो उसको मैंने उर्दू में नॉवेल और अवाम के नाम से उसका अनुवाद किया, और वो जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री है, उसकी जो नेशनल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज है, उसने उसे पब्लिश किया है, और वो किताब भी मेरी काफ़ी मशहूर किताब हुई। तीसरी किताब इलाहाबाद में मेरे जो शायरी में जो मेरे उस्ताद थे, उनका पोइट्री का कलेक्शन था, तो उसे मैंने एडिट किया और उसे फिर मैंने उस पर कुछ लिखा, और लिखकर इलाहाबाद के बारे में भी और खुद उनके बारे में। तो वो मेरी तीसरी किताब है। तो ये जो तीसरी किताब है, ये मेरे जो उस्ताद थे शायरी में, इनका नाम था अख्तर संगीवी साहब। तो अब उनका देहांत हो चुका है। तो ये उनका पोइट्री कलेक्शन है, मन नदानम। मन नदानम फारसी का लफ्ज़ है जिसके मतलब है कि मैं नहीं जानता। तो ये उनका पोइट्री कलेक्शन है। ये नाम भी उन्हीं ने अपनी जिंदगी में उसके लिए तय कर रखा था। तो वो मैंने एडिट किया और उसको मैंने उस पर लिखा, और एक उसमें मेरा एक आर्टिकल भी है उनके ऊपर। वो मेरी तीसरी किताब है। चौथी किताब मेरी जो है वो लिटरेरी ट्रांसलेशन के 18 रिसर्च पेपर्स हैं, जो वर्ल्ड में ट्रांसलेशन स्टडीज के जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हैं, और कुछ खुद अपने तौर पर लिखते हैं, उनके रिसर्च पेपर है कि ट्रांसलेशन लिटरेचर का अगर हो तो किस तरह से हो, खासतौर पर पोइट्री, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि पोइट्री को हम किसी एक जबान से दूसरी जबान में उसका अनुवाद कर सकें और वो सही मानों में अनुवाद कहलाया जाए। तो वो किताब मैंने उन रिसर्च पेपर्स को उर्दू में ट्रांसलेट किया, और फिर उन पर मैंने एक उसका प्रेफेस लिखा, और वो किताब अभी प्रेस में है। किताब का नाम है लिटरेरी ट्रांसलेशन सम एस्पेक्ट्स। तो वो मेरा ख्याल है कि दिसंबर में लास्ट तक आ जानी चाहिए। वो मेरी चौथी किताब है। धन्यवाद काजल साहब। आप गजल भी लिखते हैं और शायरी भी करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या गजलों पर आपकी कोई किताब आई या नहीं भी आई, तो आपकी गजल लिखने की प्रक्रिया क्या रहती है, आपकी सोच क्या रहती है उसको लिखने की? गजल पर मेरी ऐसा कोई किताब तो नहीं है, लेकिन गजल पर मैंने कुछ पेपर्स लिखे हैं, खासतौर पर उर्दू गजल की हिस्ट्री पर। उर्दू गजल का जो डिक्शन है, उसका जो मिजाज है, और उर्दू गजल के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, इन पर मेरे कई पेपर्स हैं जो डिफरेंट जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। और जहाँ तक गजल का मामला है, गजल एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी सिंफ है, एक ऐसा फॉर्म है पोएट्री का, जिसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसमें दो लाइनें यानी दो मिसरे एक शेर में होते हैं, और उसमें बड़ी से बड़ी बात कह दी जाती है, और उसके बाद जो दूसरा शेर होता है उसमें फिर वैसे ही एक नई बात होती है, जो दो ही मिसरों में या दो ही लाइनों में तो उसको समझ किया जाता है। तो इस तरह से गजल के शेर जो होते हैं वो ज्यादा प्रचलित होते हैं, लोग उन्हें बहुत याद रखते हैं, और सभी पढ़े लिखे लोग या आम लोग भी जिनकी बड़ी दिलचस्पी होती है, वो उसे अपनी महफिलों में, अपनी मुख्तलिफ जगहों पर उसको दोहराते हैं। इसके साथ ही साथ गजल गायकी की भी एक बहुत बड़ी रवायत हमारे यहाँ रही है हिंदुस्तान में, और बहुत पहले से रही है। तो उसने भी गजल को मकबूल बनाने में, गजल को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो गजलें जो होती हैं, वो कहा ही जाता है कि गजल का एक शेर पूरी जिंदगी को समेट लेता है। कोई भी शख्स अगर किसी शायर का, किसी अच्छे शायर का एक शेर पढ़ देता है या सुनाता है या कहता है, तो शायद उसके पूरे जज्बात जो हैं, उसकी जो पूरी भावनाएं हैं, वो पूरी तौर से उन दो लाइनों में व्यक्त हो जाती हैं, और शायद इसीलिए गजल को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और उर्दू शायरी का एक तरह से वो सिंबल है कि उर्दू शायरी का जब भी हम उसका जिक्र करते हैं या उसकी बात करते हैं, तो हमारे सामने गजल का नाम पहले आता है। मैं भी चूंकि लिटरेचर का ही स्टूडेंट रहा, तो इसलिए मैं भी गजलें लिखता रहा, और बहुत पहले से लिखता था, बचपन से लिखता था। खासतौर पर जब मैं 10th एंड 12th वगैरह में था, तो उस वक्त से लिख के भेजता था, कभी मैगजीन्स में छपती भी थी। तो इस तरह से मैं गजलें लिखता रहा, और अब तो बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन ये कि अभी भी मैं लिखता हूँ और गजलें कहता हूँ। हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कुछ अपनी लिखी हुई गजलें और कुछ दूसरे जो आपके बड़े पसंदीदा गजलकार हैं उनकी गजलों को यदि हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, इस
छोटी सी मुलाकात में जाहिर है कि तमाम पर तो बात नहीं की जा सकती है, लेकिन जो बड़े शायर हैं गजल के, उनके जो शेर, जिनमें दो चार शेर मैं यहाँ पे आपको पढ़ दूंगा, आपके सामने पढ़ दूंगा, तो वो जो जिंदगी उसमें जिस तरह से नजर आती है। मसलन आप ये देखिए कि हमारे इलाहाबाद के एक बहुत बड़े शायर फिराक गोरखपुरी, जो गजल के ही सबसे बड़े शायर थे, उनका एक शेर आप देखिए कि किस तरह से, मैं असल में अर्ज ये करना चाह रहा था कि गजल की दो लाइनें या दो मिसरे जो एक शेर में होते हैं, वो एक शेर किस तरह से पूरी जिंदगी की हकीकत को अपने अंदर समेट लेता है। तो फिराक साहब का बहुत मशहूर शेर है कि इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। अब ये शेर इतना मुकम्मल है अपनी जगह कि शायद आज के दौर की जितनी खराबियां या जो आज मुसीबतें या जो आज के दौर की समस्याएं हैं, अगर उन सब को बयान किया जाए तो शायद इससे बेहतर और इतने मुख्तसर और कम अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। इसी तरह से आप दूसरे शायरों को देखिए या उनके यहाँ जिस तरह से मसलन तुम आसमां की बुलंदी से लौट आओ, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है, या करीब जाओ तो बंजर जमीन लगते हैं, सितारे दूर ही रहकर हसीन लगते हैं, या और भी अशार आप देखिए, बशीर बट साहब के बहुत से अशार बहुत लोगों में बहुत पॉपुलर हैं और बहुत अच्छे शेर हैं। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, कौन सा काम है इम्कान की हद से बाहर, हौसले चाहिए तूफान भी थम जाते हैं। तो ये सारे शेर जो डिफरेंट मूड्स के हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को दर्शाते हैं, ये बहुत इंसान को अंदर से उसके अंदर एक वो पैदा करते हैं कि वो आगे बढ़े, और जाहिर है कि गजल के अशार आपको मोटिवेट करते हैं। मैं जो जिस तरह के अशार या जो गजलें लिखता हूँ, उसमें से मैं चंद शेर आपके सामने पेश कर देता हूँ। एक शेर है मेरा कि हादसों का सिलसिला ऐसा रहा, हादसों का सिलसिला ऐसा रहा, रोज ही मर मर के मैं जीता रहा। आगे इंसानों की बस्ती आएगी, आगे इंसानों की बस्ती आएगी, मैं इसी उम्मीद पर चलता रहा। इसी तरह से ये शेर देखिए कि उसे समझाए कोई वो कहाँ की बात करता है, उसे समझाए कोई वो कहाँ की बात करता है, जहां पर खुद नहीं रहता वहां की बात करता है। जरा उससे कहो उसका सफर अब तक अधूरा है, जरा उससे कहो उसका सफर अब तक अधूरा है, जमीन देखी नहीं और आसमां की बात करता है। एक शेर और सुन लीजिए कि नजर के सामने ऐसा कोई मंजर नहीं आया, नजर के सामने ऐसा कोई मंजर नहीं आया, कि जिसने सच कहा उसकी तरफ पत्थर नहीं आया। तो ये जो अशार है गजल के, ये जो शेर हैं, ये जिंदगी किस तरह की है, जाहिर है कि शायर उसी को महसूस करता है, उसी को देखता है और उसको ही व्यक्त करता है। कोई भी शायर, कोई भी साहित्यकार अपने चारों तरफ उसके जो चीजें हैं, जो माहौल है, जो चीजें हैं, उनसे ही वो मुतासिर होता है। तो इसी को हम सामाजिक चिंतन कहते हैं। और शायद ये अगर अदब में ना हो, साहित्य में ना हो, तो फिर वो शायरी या वो लिटरेचर या वो अदब या वो पोएट्री या वो कविता बहुत दिनों तक बाकी नहीं रहती। साहित्य कलात्मक दृष्टि से ही उस पर चिंतन करते हैं, रचते हैं और कुछ सामाजिक चेतना का साथ चिंतन करते हैं। तो आपका क्या मानना है इसमें? देखिए, जब हमारे यहाँ ये प्रगतिशील आंदोलन बहुत अपने जोरों पे था और उस वक्त 36 वगैरह में, 1936 वगैरह में आमतौर पे ये बात कही जा रही थी कि जो साहित्य है उसमें सामाजिक चिंतन होना चाहिए, समाज की और उसके लोगों की समस्याओं उनकी अक्कासी होनी चाहिए, उसमें वो चीजें दर्शित होनी चाहिए, वो जाहिर होनी चाहिए। तो इस पर काफी लोगों ने गौर किया और जाहिर है किस तरह का साहित्य हमारे यहाँ लिखा गया। लेकिन जहां तक इसका सवाल है कि क्या वो सिर्फ कलात्मक दृष्टि से ही साहित्य हो या उसमें सामाजिक चिंतन हो, तो मुझे लगता है कि दोनों का ही ख्याल रखा जाना चाहिए।
क्योंकि देखिए अगर सामाजिक चिंतन नहीं है तो जाहिर है कि फिर उस साहित्य से लोगों का जुड़ना या उसे महसूस करना या उसे अपने तौर पर इस्तेमाल करना, बरतना, ये फिर इंसान नहीं करता, क्योंकि वो शायरी उसे किसी दूसरी दुनिया की शायरी लगती है। अब अगर एक समाज है, एक माशरा है जहाँ कुछ मसाइल हैं, जहाँ कुछ समस्याएं हैं, तो वहाँ के लोग जब वैसी शायरी सुनते हैं जिनमें उनको उनकी अभिव्यक्ति की गई है या उन्हें जाहिर किया गया है, तो जाहिर उससे वो सीखते हैं और शायद फिर उन समस्याओं के खिलाफ वो लड़ते भी हैं। क्योंकि शायरी या अच्छा साहित्य या अदब जो है वो हमें जिंदगी और उसकी समस्याओं से जूझने और लड़ने के लिए भी बहुत मोटिवेट करता है, हमें आगे बढ़ाता है। तो इसलिए ये तो जरूरी है कि उसमें सामाजिक चिंतन हो, लेकिन अगर सिर्फ सामाजिक चिंतन हो और उसमें वो जिसको हम साहित्य के अहम वो कहते हैं कि भाई फसल ये कि अगर साहित्य लिखा जा रहा है तो उसकी जो कला है उसमें जो साहित्यपन होना चाहिए, उसमें फर्स्ट फिक्शन है उसमें कहानीपन होना चाहिए। अगर कहानी है, कथा है, तो उसमें कहते हैं कहानीपन होना चाहिए। अगर वो शायरी है तो उसमें अपनी जो उसकी जो क्या कहते हैं अलंकार होते हैं, या जो उसमें जो जिसको उर्दू में तशबीह कहते हैं, उस तरह की चीजें यानी जो पोएट्रिक एलिमेंट है वो भी होने चाहिए। तो किसी भी साहित्य को साहित्य भी होना चाहिए और साहित्य के जितने तकाजे हैं, साहित्य में जो कुछ होना चाहिए वो भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वो सामाजिक चिंतन उसमें बिल्कुल होना चाहिए। और उसका ताल्लुक, उस साहित्य का ताल्लुक, वो पोएट्री भी हो, वो प्रोज भी हो नज्म हो, गद्य हो, पद्य हो, उन सब का ताल्लुक जो है वो इंसान की जिंदगी से तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी से जो अदब लिखा जाता है, जिंदगी से जो मुतासिर होता है, वो ही अदब बाकी रहता है, क्योंकि उसमें इंसान की जिंदगी की झलकियां और उसकी समस्याएं सारी चीजें हमें नजर आती हैं। धन्यवाद काजमी साहब। अब आपकी बातों को सुनकर के और जो एक सच्चाई भी है कि गजलों का जीवन में कितना बड़ा महत्व है, वो संघर्ष से जूझने की ताकत देते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि नई पीढ़ी जो आ रही है, उस नई पीढ़ी का गजलों के प्रति कोई रुझान नहीं है, उनको कोई पढ़ता नहीं है, और उसके बजाय मोटिवेशन की बहुत सारी किताबें आ रही हैं, उनको पढ़ता है। सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अभी भी कोई मोटिवेशन किताब आ जाए, एकदम उसकी सेल बहुत हो जाती है, लेकिन गजल की कोई बहुत अच्छी किताब आ जाए, उसकी जरा की चर्चा भी नहीं होती, पता नहीं चल पाता। तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए एक आम जो इस वक्त का हमारा रुझान है वो ये है कि ये जो दौर है, ये जो समय है, इसमें किसी भी आप दुनिया किसी भी देश में मेरा तो बाहर के लोगों से भी थोड़ा ताल्लुक रहता है, वो लोग जो वहाँ की के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ाते हैं, उनका भी ये कहना है कि जो नई जनरेशन है वो साहित्य से अपने आप को अब उस तरह से नहीं जोड़ कर रखती जैसे पहली जनरेशन रखती थी, उससे पहले की। और बहुत ज्यादा जो साहित्य के नाम पर अगर कुछ चीजें हैं तो कभी कभी वो मुशायरे वगैरह में जो भीड़ जमा हो जाती है, लोग जमा हो जाते हैं, वो तो हैं, लेकिन शायरी या साहित्य की किताबें खरीदना और उन किताबों को पढ़ना और उन्हें अपने घर में रखना, ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। हाँ, कुछ यूट्यूब पर जो शायरी है या जो कविताएं हैं, जो नज़्में हैं, वो लोग उसको लाइक करते हैं, सुनते हैं। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका या जो ये मीडिया ये उसको प्रमोट तो कर रहा है, लेकिन उस तरह से जिंदगी के जो आम सरोकार हैं उनसे उसका बहुत ताल्लुक नहीं रहा है। और नई पीढ़ी जो है वो चूंकि अपनी भाषाओं के साहित्य से वाकिफ भी नहीं है, तो इसलिए अब वो प्रेमचंद को नहीं जानती कि वो कितने बड़े आदमी थे। तो वो जाहिर है कि जब प्रेमचंद को नहीं जानती तो वो टॉल्स्टॉय को भी नहीं जानती, वो हेनरी को भी नहीं जानती है, वो कालिदास को बिल्कुल ही नहीं जानती है, वो गालिब को नहीं जानती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो पहले के लोग थे वो आप देखिए कि अलग अलग बड़े साइंटिस्ट होते थे, एजुकेशनिस्ट होते थे, सोशल साइंटिस्ट होते थे, टीचर्स होते थे, लिटरेचर से उनका बहुत ताल्लुक नहीं होता था, दूसरे प्रोफेशन के लोग होते थे, लेकिन वो सब बहुत अच्छा लिटरेचर जानते थे और जिस जबान से उनका ताल्लुक होता था उसके साहित्य से वाकिफ हुआ करते थे। अब वो चीज नहीं रही और मुझे लगता है शायद ये बहुत फास्ट लाइफ है और जिसमें लोगों के पास साहित्य के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि साहित्य पढ़ना, फिर उस पर गौर करना, फिर उससे कहते हैं तो उससे सीखना और फिर उसे अपनी जिंदगी में उतारना शायद नई जनरेशन के पास इतना वक्त। हाँ, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है और शायद नई जनरेशन को, नई नस्ल को, हमारी नई पीढ़ी को साहित्य की तरफ लौटना चाहिए, क्योंकि साहित्य जो है वो उपदेश से ज्यादा आपको काम करता है। वो उपदेश हो सकता है कि आप उसे न माने, हो सकता है कि आप
एथिक्स हैं, शायद उनको उनकी किताबों को हम ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर साहित्य है और साहित्य से हम सीखते हैं तो मुझे लगता है कि नई जनरेशन को साहित्य की तरफ आना चाहिए और साहित्य से वो ज़िंदगी और ज़िंदगी गुजारने के तरीके को सीख सकती है। और शायद अगर हमारी नई नस्ल, नई पीढ़ी साहित्य को पढ़े और साहित्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाए तो ज़्यादा मुझे लगता है कि एक बेहतर माशरा, एक बेहतर समाज, एक बेहतर सोसाइटी आएगी और वो सोसाइटी ऐसी होगी कि जिसमें आपको खुद चेंज पता चलेगा कि जो आज जिस तरह से हमारा जो पूरा सामाजिक व्यवहार है, जो बिखराव है उसमें, शायद वो बिखराव उस वक्त खत्म हो जाएगा जब हम साहित्य की तरफ आएंगे। नहीं, बात तो काजमी साहब आपने बहुत अच्छी कही कि नई पीढ़ी को इधर आना चाहिए, लेकिन ये आए कैसे? आए कैसे का मतलब इसमें कोई सरकार की भूमिका हो सकती है, साहित्यकारों की भूमिका हो सकती है, या समाज के किसी और वर्ग की भूमिका हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका हो सकती है, या अखबार की भूमिका हो सकती है। किस तरीके से रुझान उनका युवा पीढ़ी के अंदर उनके प्रति आए, इसमें आपका क्या सुझाव? देखिए, ये जो बात है कि किस तरह इसमें क्या रोल, किसका, सरकार का क्या रोल होना चाहिए या साहित्यकारों का क्या रोल होना चाहिए, मुझे लगता है कि साहित्य में या अदब में आपकी दिलचस्पी जो है वो खुद होनी चाहिए। और हमारे यहाँ अब इस वक्त की जो सूरत हाल है या जो इस वक्त की स्थिति है वो ये है कि हमारा जो साहित्य है वो यूनिवर्सिटीज के जो विभाग हैं, जो साहित्य के विभाग हैं, उन तक महदूद रह गया है। यानी अगर हम टीचर हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो जाहिर है कि हम साहित्य पढ़ाएंगे, हिंदी विभाग होगा तो हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे, उर्दू विभाग होगा तो उर्दू साहित्य पढ़ाएंगे, अंग्रेजी विभाग होगा तो इंग्लिश का लिटरेचर, जो इंग्लिश लिटरेचर वो हम पढ़ाएंगे। लेकिन उससे हटकर जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे प्रोफेशन में, जो दूसरी चीजें करते हैं, उनको साहित्य में बहुत रुचि नहीं है। तो एक काम तो ये किया जा सकता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे, जो कि अभी मैंने कहीं पढ़ा था कि इंग्लैंड वगैरह में वो ये कर रहे हैं कि वो दूसरे कोर्सेज के साथ कुछ ना कुछ साहित्य के भी कोर्स को शामिल कर रहे हैं, यानी उनका अध्ययन आपको करना पड़ता है, खासतौर पर जो उनकी क्लासिक्स हैं उनको आपको पढ़ना पड़ता है और वो भी आपकी उस सिलेबस का एक हिस्सा होते हैं। तो उस तरह से भी किया जा सकता है। हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह से कर सकती है कि सरकारी सतह पर या जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है जिस पर बहुत बात हो रही है, उसमें भी साहित्य को हम आगे लाने के लिए अलग अलग जो हमारा फर्स्टली इंजीनियरिंग है, मेडिकल है या दूसरी चीजें हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों पहले हैदराबाद में एक कॉलेज है, एमबीए कॉलेज, उसने मुझे काम दिया था कि वो एमबीए के लिए वो कुछ गाइड बना रहे थे बुक, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हर प्रॉब्लम या हर उस पर एक शेर आप मुझे बताइए। इस तरह से मैंने 50 शेर उनको दिए थे जो उन्होंने उस किताब में शामिल किए थे, देवनागरी लिपि में और रोमन लिपि में और फिर उर्दू में भी। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमने मैनेजमेंट में उसको शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि ये तजुर्बा किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि आजकल चूंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत तेजी से चीजें फैलती हैं और उस पर काफी इस तरह की चीजें आ भी रही हैं, तो पोएट्री तो किसी ना किसी तरह से हम देख रहे हैं कि वो लोग उसको पसंद करते हैं, पढ़ते हैं और उसको शेयर करते हैं। लेकिन जो प्रोज है, जो हमारे यहाँ नॉवेल है, जो शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है या जो दूसरी विधाएं हैं साहित्य की, वो मुझे लगता है कि उनकी तरफ लोगों की तवज्जो अब बिल्कुल नहीं रही है और हम अब बिल्कुल नहीं पढ़ते। शायद शायरी थोड़ी बहुत तो पढ़ी जा रही है, लेकिन साहित्य के जो दूसरे वो हैं उन पर हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये काम गवर्नमेंट अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका हिस्सा इसको बना सकती है और फिर ये कोशिश जो है ये विश्वविद्यालयों में भी आमतौर पर होनी चाहिए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चों को इन्वॉल्व करें। जो विभाग है, मतलब उर्दू विभाग है या हिंदी विभाग है या इंग्लिश डिपार्टमेंट है, तो वो ये कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो दूसरी फैकल्टीज के बच्चे हैं उनका गेट टुगेदर रखें, उनको बुलाएं और डिपार्टमेंट में जब इस तरह की साहित्यिक गतिविधियां हों तो उसमें उनको इन्वॉल्व करें। जाहिर उसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि जो इस तरह का टेस्ट रखते होंगे, तो इस तरह से भी हम इसको प्रमोट कर। धन्यवाद काजमी साहब, अच्छा सुझाव आपका है। अब जिस साहित्य की बात आपने की है, समाज में उसकी अहम भूमिका है, उसको समाज को बेहतर करने में, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो फिल्म है और सीरियल है, इनका समाज पर ज्यादा असर पड़ रहा है। मतलब ये अधिकांश लोगों के बीच पहुंच रही है, टीवी के माध्यम से और वेबसाइट सब माध्यमों से ये लोगों की, और ये लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं।
कुछ फिल्में ऐसी हैं कि जो साहित्यिक अच्छी रचनाओं पर बनी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस फिल्म वालों को साहित्य के प्रति और अच्छा रुझान होना चाहिए, अच्छी रचनाओं पर अच्छी फिल्में और अधिक से काम करना चाहिए, सीरियल्स हैं वो कुछ अच्छी साहित्य पर बनने चाहिए और उसका फिर समाज पर एक अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? या आपकी नजर में साहित्य का फिल्मों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, ये जो हमारी भारतीय फिल्मों का जो गोल्डन एरा रहा है, जिसे हम कहते हैं, जो उसका सुनहरा दौर रहा है, उसे अगर हम उठाकर देखें और उसमें उस दौर की जो फिल्में हैं, जो आज भी बहुत देखी जाती हैं और लोग उन्हें देखते हैं, और शायद मेरा ख्याल है कि हमेशा हमारे समाज में एक तबका रहेगा जो उसे देखता रहेगा। तो वो फिल्में, उनमें बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो फिक्शन पर हमारे यहाँ का, चाहे वो बंगला फिक्शन रहा हो, बंगला का की कथाएं या कहानियां या नॉवेल रहे हों, उपन्यास रहे हों, उर्दू के रहे हों या दूसरी भाषाओं के रहे हों, ये बहुत अच्छी फिल्में बनी। मसलन आप देखिए कि बंकिम सिंह चटर्जी के उपन्यास पे आनंद मठ बनी, परिणीता नाम की एक फिल्म बनी हमारे यहाँ जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी किसी बंगला नॉवेल पे। इसी तरह से देवदास हमारे यहाँ 3 बार बन चुकी है, के एल सहगल की देवदास, फिर उसके बाद दिलीप कुमार की देवदास जो बिमल रॉय ने बनाई, फिर एक देवदास हमारी अभी कुछ दिनों पहले बनी जिसमें शाहरुख खान थे। तो देवदास भी एक नॉवेल है जिस पर 3 फिल्में बनी। उर्दू का एक बहुत अच्छा नॉवेल, जो उर्दू का सबसे अच्छा नॉवेल उमराव जान अदा है, उस पर 2 फिल्में बनी और दोनों कामयाब रही। पहली फिल्म तो बहुत ही कामयाब रही और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। फिर एक ड्रामा उर्दू का अनारकली, जिस पर मुगले आजम जैसी बहुत अच्छी बड़ी फिल्म बनी, जो हिंदुस्तान की बड़ी फिल्म है और बहुत ही पॉपुलर हुई और आज भी लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह से ये तो बड़ी फिल्में थी, लेकिन आमतौर पर भी जब हम फिल्में देखते हैं उस दौर की, तो उसमें जो लिखने वाले थे या तो वो साहित्य से आए थे। गानों में आप देख लीजिए कि उस वक्त उर्दू के, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और हिंदी के भी कुछ लोग, ये सब वो लोग थे जो बुनियादी तौर पर साहित्यकार थे। मतलब वो शकील बदायूनी हो, साहिल उद्यानवी हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, शैलेंद्र जी हो, ये तमाम लोग जो थे, ये सब के सब साहित्य से आए थे और ये साहित्यकार थे, बुनियादी तौर पर ये साहित्यकार थे और ये लिखते थे, शायरी लिखते थे और फिर बाद में ये फिल्मों में आए और इन्होंने फिल्मों में गाने लिखे। तो उन गानों का जो म्यार है या जो उनका स्टैंडर्ड है, वो आज भी आप देखिए कि उनमें जिस तरह से शायरी है, जिस तरह से उसमें साहित्य हमें मिलता है, आज के गानों में हमें नहीं नजर आता है। तो मुझे लगता है कि फिल्मों पे बहुत अच्छा असर था और अब जो फिल्में बन रही हैं वो शायद इसीलिए बहुत अहम नहीं है या वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं हमारे ऊपर पड़ रहा है कि वो उसके अंदर वो साहित्यिक या अदब या लिटरेचर का जो पहलू था वो खत्म हो गया है। फिर जब ये एक्शन फिल्मों का दौर आया तो उसके बाद एक्शन फिल्मों ने एक नुकसान ये पहुंचाया कि हमारे यहाँ भावनात्मक फिल्में बनना बंद हो गई, वो फिल्में जिनमें इमोशंस बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाते थे और ये इमोशन जाहिर है कि हमारे लिटरेचर से आते थे। तो उन फिल्मों की जबान भी बदल गई और उसके साथ साथ उनमें वो जो जब फिल्म देखकर आप सोचते थे और घर लौट कर फिर उस फिल्म से अपने आप को रिलेट करते थे और जिस तरह से आप उसको 2-3 दिन वो फिल्म आपके जहन पर सवार रहती थी, आप उससे मुतासिर होते थे, वो चीजें खत्म हो गई। अब वो जो हमारा एक आम सा यूज एंड थ्रो कल्चर हो गया, फिल्में भी उसी तरह की हो गई हैं। आप देखिए कि अब वो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, वो सारे अल्फाज खत्म हो गए। अब फिल्म आती है, 1 हफ्ते के अंदर अपना बिजनेस करती है, उसके बाद वो चली जाती है, फिर उसे कोई नहीं देखता, ना कोई पूछता है। तो मुझे लगता है ये सब इसीलिए हो रहा है कि चूंकि हमने अपनी फिल्मों में अपना साहित्यकार वहां लिख रहे हैं ज्यादा, हो कुछ लोग लिख रहे होंगे जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे और न ही अब उन साहित्यकारों को जगह मिल रही है या उन नॉवेलों को या उनकी कृतियों को या उनके उपन्यासों को कि जो पहले बहुत अहम भूमिका निभाते थे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो हमारी फिल्में हैं, अगर वो साहित्य की तरफ लौटे, लिटरेचर की तरफ, अदब की तरफ, तो बहुत अच्छी कहानियां हैं, बहुत अच्छे उपन्यास हैं जिन पर फिल्में बननी चाहिए। और उस तरह से ये भी होगा कि जो हम सिर्फ एक सी फिल्में देखते हैं, एक खास ट्रेंड की फिल्में देखते हैं, वो बंद हो जाएंगी और अलग अलग उस पर फिल्में बनेगी। पॉपुलर सिनेमा तो हर दौर में रहा है, पहले भी था, लेकिन पहले उसके साथ साथ इस तरह की फिल्में बनती थी। पंडिता जैसी फिल्म बनी थी, देवदास जैसी फिल्म बनी थी, मुगले आजम जैसी फिल्म बनी थी, मदर इंडिया जैसी बेहतरीन फिल्म बनी थी। तो मुझे लगता है कि इन फिल्मों को फिर वापस आना चाहिए और ये जब ही होगा जब हम फिल्मों को दोबारा साहित्य की तरफ, लिटरेचर की तरफ ले जाएं। धन्यवाद काजू साहब।
अब बात यह है कि आप ज्ञान का एक विशाल भंडार है आपके पास, तो और हमारी एक सीमा है कि हम कितनी बड़ी वीडियो बना सकते हैं। इसलिए अब आपसे साहित्य पर, शिक्षा पर या सामाजिक और बहुत सारे मुद्दों पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें अपनी वीडियो की सीमा भी देखनी है। अब हम थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन पर आते हैं। आप बचपन से ही डिफरेंटली एबल हो गए, इसके कारण निश्चित रूप से आपको अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आपको शिक्षा के दौरान, आपको अपने प्रोफेशन के दौरान, आपके अपने पालन पोषण के दौरान, समाज की तरफ से, साथियों की तरफ से, परिवार की तरफ से, तो क्या हम आप बताना चाहेंगे कि आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनसे आपने मुकाबला किस प्रकार किया? देखिए, ये जब मेरी उम्र सिर्फ 4 साल की, तब मुझे पोलियो हो गया था और उसकी वजह से ये हुआ कि ज़ाहिर है मेरा चलना फिरना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं रही। तो इस बीमारी की वजह से मेरे सामने समस्याएं तो बहुत थी। सबसे बड़ी समस्या जो हुई वो ये हुई कि मेरी जो एजुकेशन है या जो तालीम है वो बहुत ब्रेक हुई। इससे उसकी वजह से हमको वो साधन नहीं मिल पाते थे। फिर आज से 35-40 साल पहले तो बिल्कुल बहुत ही कम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था और स्कूलों में, कॉलेजेस में तमाम बहुत दिक्कतें होती थी किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए, ऐसे बच्चे के लिए कि जो डिफरेंटली एबल्ड हो, वो किस तरह से वहाँ जाए, किस तरह से क्लासेस अटेंड करे। तो ये समस्याएं मेरे सामने रही। लेकिन इन्हीं समस्याओं ने शायद मुझ में ये हिम्मत भी पैदा की कि मुझे इन समस्याओं को खुद आगे बढ़कर दूर करना है। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जैसा कि हमारा जो समाज है या जो हमारे समाज का एक आम रुझान है कि जब वो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शख्स को देखते हैं तो अब उनके ज़हन में ये बात आ जाती है कि भाई आदमी तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो वो उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसके माँ-बाप को ये कहने लगते हैं या मशवरा देने लगते हैं कि भाई इनको कोई ईज़ीएस्ट कोई चीज़ ऐसी करा दो कि ये अपनी जीविका वो कर सकें, अपनी ज़िंदगी गुजार लें। और कोई बहुत चैलेंज उसके सामने नहीं रखते, बल्कि अगर वो कुछ चैलेंज होता भी तो उसको और डिस्करेज करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे बस का नहीं हो। तो वो जब ये सुनता है और इस तरह से वो चारों तरफ देखता है तो ज़ाहिर है कि उसे इससे बड़ा गुस्सा भी आता है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और मैं जो कर सकता हूँ शायद वो लोग इससे वाकिफ नहीं है। तो मैं अपने इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करता था मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ ज़रियों से। मतलब जैसे मुझे हैंडक्राफ्ट का बहुत शौक था तो मैं मॉडल बनाया करता था, मैं पेंटिंग करता था, मैं शायरी लिखता था, मैं गाने-वाने भी गाता था। तो इस तरह से मैं चाहता था कि मैं सबसे डिफरेंट नज़र आऊँ। यानी जब लोग आएँ तो लोगों को ये एहसास हो कि नहीं ये लड़का जो है, ये बच्चा जो है, ये बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो शायद उस चीज़ ने मुझे जो अंदर के रिवेंज जो पैदा हुआ समाज के आम व्यवहार या आम रवैये के कारण उसकी वजह से, तो उसने शायद मुझे बहुत आगे बढ़ने पर मुझे आमादा किया और फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी प्रॉब्लम्स को और ये मैंने देख लिया कि मुझे अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को खुद हल करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मदद नहीं लेते और समाज में ऐसा होता भी नहीं है कि आप बिना दूसरों की मदद के आगे बढ़ें। समाज इसी तरह से बनता है, समाजी संरचना इसी तरह की है। हम लोग हमेशा एक दूसरे के सहारे से आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भी सहारा मेरे भी घर वालों ने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मेरे मित्रों ने, सबसे ज़्यादा मेरे दोस्तों ने। अभी रियाज आलम खान साहब से आप बात कर रहे थे, ये मेरे बहुत अच्छे साथी। इन्होंने हमेशा मुझे हर जगह और सबसे बड़ी बात ये भी थी कि इनका सपोर्ट भी मुझे हासिल रहा और चूँकि ये खुद भी साहित्य और अदब में बड़ी रुचि रखते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनली इंजीनियर हैं और ऐसे लोग बहुत कम नज़र आते हैं जो इस तरह के प्रोफेशन में आज के दौर में होकर वो अदब और साहित्य से इतना उसमें रुचि रखते हों, इतना पढ़ते हों और लिखते भी हों। बहुत अच्छे कॉलमिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं जो क्विंट और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबारों में छपते हैं, पढ़े जाते हैं और बहुत लोग शेयर भी करते हैं। तो ये इनका मुझे बहुत सपोर्ट हासिल रहा हर वक्त। और तो ये तरह से मेरा ख्याल ये भी ज़रूरत बन गए हैं कि हम उनके बगैर या इनके मशवरे के बगैर बहुत सी चीज़ों में हमारा साथ देते। तो इसी तरह से और भी मेरे साथी, मेरे घर वाले और मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं दूसरों के लिए कोई मिसाल बनूं। का जो दूसरे लोग जो शायद उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती जो मेरी तरह से डिफरेंटली एबल्ड होंगे
और मैं उनके लिए एक सोर्स वो बनूं, तो वो मुझे इंस्पिरेशन मुझसे ले, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हूँ मैं, और वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि शायद हमारे जो समाज में इस रवैये को या इस व्यवहार को बदलना चाहिए कि वो ये ना समझें कि ये लोग कुछ कर नहीं सकते। और ये दुनिया देख रही कि इस तरह के लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। अभी देखिए एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कुछ दिन पहले उसकी डेथ हुई है। वो तो बिल्कुल व्हीलचेयर रहता था, 2500 साल से उसका तो मूवमेंट भी नहीं था, लेकिन देखिए। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं। और खुद मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जब भी कोई चैलेंज आता है मैं आगे बढ़कर लेता हूँ, और यूनिवर्सिटी की जितनी एक्टिविटीज हैं उसमें मैं पूरा हिस्सा लेता हूँ, और जो भी काम मुझे मिलता है मैं उसको करता हूँ। इसी तरह से मैं सीखता भी हूँ और चाहता हूँ कि दूसरे भी सीखें। धन्यवाद काजमी साहब। सरकार समय समय पर दिव्यांगों के लिए अनेक योजनाएं घोषित करती रहती है। आपकी नजर में इनका कोई फायदा दिव्यांगों को मिलता है या ये भी बहुत सारी योजनाओं की तरह कागजी बन रह जाती है? देखिए, इन योजनाओं से फायदा तो होता है और सरकार अपने स्तर पे कोशिश भी करती है। लेकिन सरकार जिस तरह से कोशिश कर रही है, क्योंकि कई तरह की संस्थाओं से मेरा भी ताल्लुक रहा, सरकार को चाहिए कि जब वो इस तरह के लोगों के लिए कोई नई योजना बनाए या इस तरह का काम करे, तो पहले इस तरह के लोगों को उसमें शामिल करे और उनसे पूछे कि उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। बात ये होता है कि वो दूसरे लोग बैठकर तय करते हैं कि हमारी जरूरत क्या है। तो इस तरह से जो चीजें सामने आती है वो हमारे बहुत काम की नहीं होती है। तो एक तो ये होना चाहिए कि हमारी भागीदारी उसमें होनी चाहिए। जो डिफरेंट एबल पर्सन है, मुख्तलिफ तरीके कि अभी तक आप देखिए कि हमारे यहाँ ट्रेन में कोचेज वैसे नहीं बन सके जिसमें हम व्हीलचेयर के साथ हमारी एक्सेस हो सके, तो हमें उठा के बिठाना पड़ता है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म वगैरह पे आप देखिए कि हमारे लिए वैसी सुविधाएं नहीं है। किसी भी ऑफिस में हम जाते हैं तो कभी कभी उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लिफ्ट अगर है तो उसका दरवाजा छोटा होता है कि उसमें आपकी व्हीलचेयर नहीं जा सकती। तो एक तो ये चीज है कि गवर्नमेंट को इस पर रुका जाना चाहिए कि वो हमें शामिल करे और फिर हमारे लिए स्कीम बनाए। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि सरकार सिंसियरिटी से करती भी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे बहुत आगे तक नहीं हो पाता। कुछ उसमें ये है कि शायद हम भी अपने अधिकारों के लिए या हम बहुत ज्यादा खुद भी जागरूक नहीं हो पाते, या शायद जो फिजिकली चैलेंज या जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनमें बड़ी तादाद में जो बेचारे बहुत गरीब घर के होते हैं बच्चे और बचपन में किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनको वो मीन्स नहीं मिलते, उनके पास वो एजुकेशन नहीं होती, वो बहुत जागृत भी नहीं होते, तो इसलिए वो बेचारे उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन एटलीस्ट जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो जिन्होंने अपना कुछ एक मुकाम बना लिया, उन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट उन्हें इन्वॉल्व करे, और अगर वो इन्वॉल्व करेगी तो अच्छी स्कीम बने और फिर वो उन स्कीम्स को उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नाम बहुत अच्छे दे देना कि ठीक है हम उनको दिव्यांग कहेंगे या हम डिफरेंटली एबल्ड कहेंगे, ठीक है, इससे उनको इंकरेजमेंट मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे उनकी जो बुनियादी जो समस्याएं वो हल नहीं होती हैं, और उसमें होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं 2 साल पहले ताजमहल गया तो मैं ऊपर जाके देखना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप ऊपर नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकता? तो उनका इसलिए नहीं जा सकते कि वहां पे व्हीलचेयर नहीं जा पाएगी। तो मैंने कहा कि आप तसव्वुर कीजिए कि इस इमारत को देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं और मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो आपको इसका इंतजाम करना चाहिए। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, हर तरह की चीजें आ गई हैं, आप एक मोबाइल लिफ्ट ला सकते हैं जिसपे मुझे व्हीलचेयर समेत करके आप ऊपर ले जाएं। फिर मैंने वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनसे भी जाके बात की, तो मुझे लगा कि जैसे बहुत ज्यादा लोगों में वो अंदर से भावना नहीं है कि जैसे दूसरे देशों में कि वो हमारी समस्याएं हल करने की कोशिश करें। तो वो बस ये कि जो उनको गाइडलाइन मिल गई थोड़ी बहुत उसका पालन कर देते हैं, कुछ रैंप बना दिया, कुछ ये कर दिया। ओवरऑल जो है वो अभी बहुत ज्यादा फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। धन्यवाद काजमी साहब। फिर वही बात आ रही है कि फ्रेंडली एबल पर भी और बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमें जो कुछ समेटना है, हम बस एक ये जानना चाहते हैं कि परिवार में इस समय कौन कौन आपके साथ है? परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरी सिस्टर्स हैं और मेरा बेटा है जो 7th क्लास का स्टूडेंट है, वो पढ़ता है, और मेरे फादर मदर। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बात तो बहुत की जा सकती है, क्या आपको लगता है कोई सवाल ऐसा महत्वपूर्ण रह गया है जो मुझे पूछ लेना चाहिए था या आपको जवाब उसका दे देना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि आपके जो सवाल किए वो सभी मुकम्मल है, ठीक लगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटी
एक चीज जरूर मैं अर्ज करूंगा कि ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे अपने सोशल सिस्टम में अभी तक डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो उन्हें फुल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए और उनको हर जगह उनको शामिल करना चाहिए और उनसे काम लेना चाहिए। मुझे लगता है वो बहुत बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं और ज़्यादा समाज में एक सार्थक रोल प्ले कर सकते हैं। धन्यवाद काजमी साहब। दर्शकों, आपने पूरी बात सुनकर के बहुत कुछ बातचीत से सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। अब बस एक नए सेक्शन में कहा जा सकता है कि जब एक ऐसे व्यक्ति जो डिफरेंटली एबल है और वो इतना कुछ हासिल कर सकते हैं तो हम क्या नहीं हासिल कर सकते। इससे कम से कम इस चीज को तो समझने की जरूरत है। बात अगर पूरी बात को ध्यान देंगे तो बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।